नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं सरिता रावत। चंबा जिला के चमेरा बांध के आसपास आजकल रेत माफियाओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ये रेत माफिया बिना किसी डर के चमेरा बांध के किनारे ट्रैक्टर लेकर पानी के बीच में जाकर रेत भरते हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ट्रैक्टर हर रोज इसी तरह से रेत उठाते हैं। चंबा जिला के चमेरा बांध के आसपास आजकल रेत माफियाओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है। हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसी तरह से चमेरा बांध में रेत माफिया अवैध रूप से रेत निकालने का काम करते हैं। अगर चमेरा बांध एक के साथ 3 अन्य बांधों का पानी भी छोड़ा जाए तो कुल्लू में लालजी डैम की तरह चंबा जिला में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेवार कौन होगा ये कहना मुश्किल है। अभी तो पूरे प्रदेश में मॉनसून का मौसम है और नदियां अपने शवाब पर है और नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ जाता है। रेत माफियाओं का इस तरह नदी में ट्रैक्टर लेकर दस्तक देना किसी खतरे को निमंत्रण देने के बराबर है। बांध प्रशासन पानी छोड़ने से पहले लोगों को अवगत करवाता है, लेकिन ये रेत माफिया कब सबक लेंगे ये मालूम नहीं। इनकी मजबूरी क्या है अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इस तरह के कार्यों को करने के लिए। पुलिस विभाग भी कभी कभी औचक निरीक्षण करता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। सरकार ने माइनिंग विभाग तो बना दिया है, लेकिन स्टाफ नहीं है। अगर इन माफियाओं पर नकेल भी कसे तो कैसे। चंबा जिला में खनन विभाग में एक ही कर्मचारी कार्यरत है। अगर ये रेत माफिया इतनी आजादी के साथ काम करते हैं तो इसका एक बड़ा कारण खनन विभाग के पास स्टाफ का ना होना है। हालांकि प्रशासन बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये सब आप देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा डी.के. चौधरी का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक दस्ता तैयार किया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए खनन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग को रेत माफियाओं से निपटने के लिए पुलिस को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। आपने आज ये जो नदी में जाकर के रेता उठाने का मामला है, ये हमारे डैम के एरिए में ये हमारे समक्ष आपने दिखाया है, तो इसका संज्ञान लेते हुए मैंने जो कंसर्न्ड एरिया का एसएचओ है उसको डायरेक्ट कर दिया है कि वो अपने आप वहाँ उस स्थान के ऊपर जाकर के देखे और ये भी इंश्योर करे कि वहाँ इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के पानी में न घुसे। इससे एक तो माइनिंग के प्रोविज़न की वायलेशन है ये, और दूसरा ये जो पानी में जाकर के रेता निकाल रहे हैं लोग, वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा, मैं जो माइनिंग डिपार्टमेंट है इनसे भी सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूं। इनको मैंने पत्र जारी कर रहा हूं ताकि ये हमारे साथ मिलकर के वहां पर इस जो ये माइनिंग वहां पर हो रही है रिवर बेड के ऊपर, इसको ख़त्म करने में अपना सहयोग दें, और मैंने अपने कंसर्न एसएचओ को भी इसके बारे में बता दिया है। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सरकारी स्तर पर उदासीनता और ढुलमुल नीति के कारण प्रदेश के करीब 3,500 दृष्टिहीन लोगों को आंखों की रोशनी से महरूम रहना पड़ रहा है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक न होने, सभी जिलों में नेत्र संग्रह केंद्र न होने और परामर्शदाता नियुक्ति केंद्र न होने के कारण नेत्रदानियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। फाउंडेशन अब इस मामले के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जानकारी देने पर विचार कर रही है। वर्ष 2012 में टांडा मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक खोलने को स्वीकृति मिलने, डॉक्टर को जरूरी प्रशिक्षण देने और सरकार की ओर से धन व स्थान उपलब्ध करवाने के बावजूद भी टीएमसी में नेत्र बैंक न खुलने पर उमंग फाउंडेशन ने कई सवाल खड़े किए हैं और टांडा मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष की कार्यप्रणाली को शक के घेरे में ला दिए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने प्रदेश के करीब 3,500 दृष्टिहीन लोगों को उनकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए अब तक हुए प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सरकारी स्तर की संवेदनहीनता पर चिंता जताई है। श्रीवास्तव ने कहा कि सभी जिलों में ना तो नेत्र संग्रह केंद्र खोले गए हैं और ना ही टांडा मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक शुरू हो पाया है, जिससे सरकारी स्तर की बेपरवाही साफ झलकती है।
अजय श्रीवास्तव ने आईजीएमसी अस्पताल में चल रहे नेत्र बैंक के अब तक के प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आईजीएमसी आई बैंक ने 2010 से अब तक 59 दृष्टिहीनों की आंखों की रोशनी लौटाई है, लेकिन ये संख्या और अधिक हो सकती थी अगर यहाँ 3 परामर्शदाता नियुक्त किए जाते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने उमंग फाउंडेशन को अपने स्तर पर स्वैच्छिक परामर्शदाता नियुक्त करने की पहल करने की भी हामी भरी। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर उमंग फाउंडेशन की ओर से हम फिर हिमाचल प्रदेश की सारी स्थिति सरकार और समाज के सामने मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं। हम अगर गुजरात का उदाहरण दें, गुजरात की जो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश से 10 गुना अधिक है, 6 करोड़ से अधिक है और हमारे यहाँ 60 लाख से अधिक है। वहां पर 2013-14 में 9,221 नेत्र उनको प्राप्त हुए, यानी कि अगर हम उससे 10 गुना कम कर दें तो हमारे यहाँ नेत्र प्राप्त होने चाहिए थे एक साल में 900 के करीब। हमारे यहाँ नेत्र प्राप्त होते हैं 16-17, ज्यादा से ज्यादा 18। इसमें सरकार की नाकामी है और जो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ का, जिसमें कि स्वास्थ्य निदेशक से लेकर के नीचे के सीएमओ तक, ये सारे इस तरीके से जिम्मेवार हैं कि हम मांग करते हैं कि एक सरकार इस स्थिति के लिए, जो एक नकारा स्थिति है, इसके लिए सरकार एक जांच कराए। और हमारी मांग है कि टांडा में नेत्र बैंक तुरंत शुरू किया जाए। वहां पर 2012 में, मई 2012 में सरकार ने 15 लाख रुपए मंजूर कर दिए थे। वहां पर एक डॉक्टर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी और एक टेक्नीशियन की ट्रेनिंग एम्स और हैदराबाद में जाके कराई गई। उनको जगह दे दी गई कि आप यहाँ पर, उसके बाद वहां के जो लोग करता धरता हैं नेत्र का जो डिपार्टमेंट है उसके, वो आई बैंक खोलने को तैयार नहीं है। सीएमओस को नेत्र संग्रह केंद्र खोलने के लिए हर जिले में, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके 10 जिलों में डॉक्टर्स, लगभग 24 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई और 18 टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई कि वो नेत्र संग्रह केंद्र खोलेंगे। उसका फायदा ये होगा कि जैसे चंबा है या कोई और जिला है या रामपुर है जहां 6 घंटे के भीतर आंखें निकालना संभव नहीं है, तो वो जिला मुख्यालय के जो जोनल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां वो नेत्र संग्रह केंद्र होगा, वहां वो आंख निकाल दी जाएगी उसकी, और उसको जो भी उसकी जो है प्रक्रिया पूरी करके उसको शिमला या टांडा भेज दिया जाएगा और 5-6 दिन के भीतर वो किसी भी दृष्टिहीन को जो उनकी लिस्ट में है उनको बुला करके नेत्र का प्रत्यारोपण कर दिया जाएगा। इससे ये रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय औसत के आधार पर प्रदेश में करीब 3,500 दृष्टिहीन ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी लौट सकती है, लेकिन जिस गति से इसमें काम हो रहा है उस हिसाब से उन्हें दृष्टि बाधित के अभिशाप से छुटकारा दिलाने के लिए 200 वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा। उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश में दृष्टिहीनों का सर्वेक्षण करने की भी मांग की। अजय श्रीवास्तव ने इस मामले में सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी संस्था इस मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी देने पर विचार कर रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान उमंग फाउंडेशन की ट्रस्टी विमला ठाकुर, विक्रम जिंटा और 4 दृष्टिहीन विद्यार्थी शिशुपाल, विनोद, अजय और सूरज भी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर नंदोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिमला के नाभा स्थित सनातन धर्म मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं शिमला के गंज बाजार स्थित एसटी स्कूल परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। राजधानी शिमला के सनातन धर्म मंदिर नाभा में सनातन धर्म सभा नाभा हाउस द्वारा नंदोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्ति रस से सराबोर रहा। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं इस मौके पर बच्चों को उपहार भी दिए गए। माना बना रहेगा भी करे आछी आछी
नंदोत्सव के उपलक्ष्य पर शिमला के सनातन धर्म स्कूल परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी शंभू प्रसाद ने कहा कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नंदोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म का आचरण करें और बुराइयों से दूर रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है और इसका विशेष कार्यक्रम है। ये गुलमर्ग होटल श्री हमारे गोपाल मोहन जी के सौजन्य से ये संचालन चल रहा है और रोटरी क्लब से ये संचालन चल रहा है और इसके मध्य में सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष में बच्चों का होता है, जिसमें कि बच्चों के लिए पारितोषिक गोपाल मोहन जी के द्वारा वितरण किया जाता है। और सनातन धर्म सभा के हमारे जितने भी सदस्य हैं, पंडित लेखराज शर्मा जी प्रधान हैं और हमारे सुरेश खुल्लर जी यहाँ के मंत्री महोदय हैं और अभिजीत खटक जी यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। इस मौके पर सनातन धर्म सभा नाभा हाउस के महासचिव सुरेश खुल्लर ने कहा कि जन्माष्टमी के बाद पहले रविवार को नंदोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और सभा के ही सहयोग से, जनता के सहयोग से, जो नाभा की जनता है, पागली की जनता है, डोगरा नवाज, टूटीकंडी, सभी लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और जन्माष्टमी के पश्चात जो भी रविवार आता है उसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है और भंडारे के आयोजन के साथ ही बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि जो बच्चों को पारितोषिक दिए जाते हैं वो गुलमर्ग वाले श्री गोपाल मोहन जी द्वारा उनके सौजन्य से किया जाता है और ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बच्चे भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहन देना है, बच्चों को आगे अपनी संस्कृति के बारे में परिचित करवाना है। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष अजय सूद ने भंडारे के बारे में जानकारी दी। आज 125वां वार्षिक उत्सव जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हुआ है, आज नंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंद उत्सव के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 से 7 हजार लोगों के लिए ये आयोजन किया गया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार और राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र के स्थगन के लिए अब तक भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हिलोपा अध्यक्ष महेश्वर सिंह अब सरकार को भी उतना ही जिम्मेदार मान रहे हैं। शिमला में अपने सरकारी आवास पर आयोजित पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महेश्वर सिंह ने कहा कि हिमाचल लोकहित पार्टी प्रदेश की राज्यपाल से मिलकर शेष सत्र को बुलाने की मांग करेगी ताकि जनहित के मुद्दों पर फैसले किए जा सके। हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष व कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने मानसून सत्र के स्थगन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। शिमला में पार्टी कार्यालय में पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेश्वर सिंह ने कहा कि इस सत्र में रूसा, टीसीपी और लोकायुक्त जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे व बिल और जनहित से जुड़े सैकड़ों प्रश्न थे, जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पैदा हुए गतिरोध के कारण कोई चर्चा और फैसला नहीं लिया जा सका। उन्होंने कहा कि हिलोपा प्रदेश राज्यपाल से सत्र को दोबारा बुलाने की अपील करेगी ताकि आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए जा सके। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह सड़कों की खराब हालत भी है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि बीते 6 महीनों में 500 से अधिक लोगों की जानें सड़क हादसों में गई हैं और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, जिनके कारणों को जानने की नितांत आवश्यकता है। हमारे प्रदेश की कार्य समिति और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और विभिन्न जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ताओं की हमने बैठक बुलाई थी ताकि हिमाचल लोकहित पार्टी अपनी भविष्य की जो रणनीति है उसको भी तय करे और कैसे हम अपने संगठन को सुदृढ़ करें उस पर चर्चा करें। और जिस प्रकार से इस बार का 17वां हुआ है, प्रदेश के अनेकों ज्वलंत मुद्दे जिन पर चर्चा करनी आवश्यक थी, चाहे वो रूसा की बात करें, चाहे सड़कों की दुर्गति की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की दुर्गति की बात करें, इन सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते थे और ये मुद्दे सब लिस्टेड भी थे विधानसभा में। आज देखिए जो आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट था उस पर चर्चा होनी थी।
आपके लोकायुक्त पर चर्चा, आपको भी विदित है कि पिछला जो विधेयक था उसको तो निरस्त कर दिया, तो वर्तमान में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आज कोई विधेयक है नहीं। और देखिए 6 महीने में 500 से अधिक लोगों की जान जाना, इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटना होना, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सारी बातों की छानबीन होनी चाहिए। जैसे अब पुल उड़े ताश के पत्तों की तरह 3, 4, 5 जगह में, आपके जाहू के ऊपर पुल, दूसरी दफा बना हुआ पुल। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान मैक्लोडगंज के धर्मकोट में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन जब इस मामले में जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात को माना कि जिला कांगड़ा पुलिस ने 15 अगस्त के मद्देनजर पूरे जिले के अलर्ट कर रखा था, इसी कारण सभी मुख्य स्थलों में पुलिस बल तैनात कर रखे थे और अब उनको वहां से हटा दिया गया है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज धर्मकोट में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन जब इस बारे में जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मद्देनजर पूरे जिले में अलर्ट रखा था, लेकिन जब उस क्षेत्र का दौरा किया गया तो पाया गया कि अब भी वहां पुलिस के कुछ जवान हथियारों के साथ तैनात है और सादे कपड़ों में भी पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सूत्रों की माने तो ये सुरक्षा इस क्षेत्र में इजरायली लोगों की गतिविधियों तथा आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए बढ़ाई गई है और साथ ही खुफिया एजेंसियों ने भी आतंकी हमले की आशंका जताई है, क्योंकि ये स्थान पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है और यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटकों की काफी आवाजाही रहती है। साथ ही इस स्थान पर निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय व तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी रहते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो कुछ दिन से धर्मकोट में कुछ विदेशी पर्यटकों की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश पुलिस ने इस क्षेत्र में पुलिस का कड़ा पहरा कर दिया है। धर्मकोट जगह का दूसरा नाम मिनी इजराइल है और ये जगह इजरायली पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है। इसी स्थान पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इस गांव में कुछ इजरायली लोगों द्वारा धार्मिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्हीं धार्मिक केंद्रों पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। धर्मकोट निवासी एवं नगर परिषद धर्मशाला के पार्षद अशोक पठानिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक इजरायली द्वारा धार्मिक केंद्र स्थापित किया गया है और हर शुक्रवार को यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि एक इजरायली को एक मेल आई है और इजरायली और कश्मीरी का आपस में झगड़ा हुआ है और फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल की लड़ाई चली हुई है। यही कारण हो सकता है कि इजरायली द्वारा धार्मिक केंद्र स्थापित किया गया हो। तो यहाँ पे जैसे अब आप पूछ रहे हो कि धर्मकोट में ये सारी पुलिस डिप्लॉय करी थी, तो एक यहाँ पे जूस का सेंटर है जो कि एक इजरायली चलाता है, उसका नाम ड्रॉर है, मिस्टर ड्रॉर करके। तो उनका अपना एक सेंटर है जहाँ पे इनका रिलीजियस एक्टिविटी चलती है और एक बहुत बड़ा एक फ्राइडे 2-3 फ्राइडे का फ्राइडे आता है, वो हमास करके एक सेलिब्रेशन होती है। तो वहाँ उनका जूस रिलीजन के तौर पे ये लोग अपना 100-150 लोग इकट्ठे होकर इस सेंटर को चला के, इस सेंटर की एक बनाई उन्होंने एक स्टोरी बनी हुई है, तो उसी के ऊपर काम करते हैं। सारा फंडिंग है इजराइल से। तो एक पता नहीं बीच में कोई मेल आई, एक मेल भी आई हुई इनको, इन्हीं के किसी बंदे को, और एक फॉरनर है इजराइलियन, उसकी किसी कश्मीरी से लड़ाई हुई है, तो उसने थ्रेट करा हुआ कि हम इसको उड़ा देंगे। एक ये भी बात है और एक सेंस ये भी है कि जो फिलिस्तीन और गाजा की लड़ाई चली हुई इनके इजराइल के बीच में, तो उसमें इनको डाउट है कि कहीं ये इनका जो सेंटर है जो इस बहुत प्रसिद्ध है, वर्ल्ड वाइड है, काफ़ी नॉन है, तो इनको डाउट है कि कहीं इसको उड़ा ना दे। तो भारत सरकार को इसकी कुछ खबर मिली होगी, तो भारत सरकार ने हिमाचल सरकार को बोला, तो ये पूरा एरिया धर्मकोट स्क्वाड ऑफ किया था। काफ़ी सारे मेरे हिसाब से जैसे मैंने देखे चप्पे चप्पे पुलिस थी, कोई 30-35, 40-50 तक पुलिस जवान थे सराउंडिंग में। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। किन्नौर से संबंध रखने वाले छात्रों के साथ मेलजोल बढ़ाने और उन्हें कॉलेज के सौहार्दपूर्ण माहौल देने के उद्देश्य से रामपुर कॉलेज में किन्नौर छात्र संगठन ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र निदेशक इंदर सेन नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
रामपुर कॉलेज परिसर में तरुण किन्नर छात्र संगठन ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक इंद्रसेन नेगी थे, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पासंग नेगी रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य किन्नौर के दूर दराज इलाकों से छात्रों को कॉलेज में सौहार्दपूर्ण माहौल दिलाना और उनके साथ मेलजोल बढ़ाना है, ताकि वे किसी दबाव या भय में रहकर पढ़ाई न करें। तरुण किन्नौर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि किन्नौर से संबंधित छात्र एक होकर रहे। आदर्श नेगी ने बताया कि कॉलेज में छात्र समारोह का आयोजन किया गया ताकि किन्नौर से संबंधित छात्र एक दूसरे को जान सके। इस फ्रेशर वेलकम ऑर्गेनाइज कराने का मेन मकसद ये है कि किन्नौर की जो छात्र छात्राएं हैं, कितने छात्र छात्रा इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका हमें पता चलता है। और इन फ्यूचर अगर किसी भी किन्नौर के स्टूडेंटों को कोई भी परेशानी होती है तो हम उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। किन्नौर से आने के बाद यहाँ पर छात्र छात्राएं ढंग से घुल मिल नहीं पाते और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है इसे सही तरीके से रूबरू नहीं हो पाते, तो हम लोग उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, चाहे वो कल्चर के थ्रू हो, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू, या फिर किसी भी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर किसी भी फील्ड में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती, इसीलिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन भगत सिंह ठाकुर ने आम लोगों से अपील की कि समाज के आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रत्येक स्तर पर पुलिस का सहयोग करें। सदर थाना सोलन में पुलिस सामुदायिक योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भगत सिंह ठाकुर ने लोगों की समस्याएं जानने के अलावा उनसे पुलिस कार्य प्रणाली की प्रतिक्रिया भी ली। सोलन में पुलिस सामुदायिक योजना की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर लोगों की समस्याएं जानने के अलावा उनसे पुलिस कार्यप्रणाली की प्रतिक्रिया भी ली गई। बैठक में लोगों ने बताया कि थाना और चौकी में फोन पर किसी भी घटना की सूचना देने पर पुलिस कभी भी समय पर नहीं पहुंचती। पुलिस कर्मचारी वाहन न होने या फिर स्टाफ की कमी की बात कहते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने शहर में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और यातायात समस्या सहित अन्य मामले भी उठाए। बैठक की जानकारी देते हुए एएसपी ने जनता को आश्वस्त किया कि हर महीने क्राइम बैठक से पहले पुलिस सामुदायिक योजना की बैठक होगी और इसमें जनता द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को सुलझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह आम जनता अपनी सक्रियता और सजगता के साथ पुलिस को सूचना देकर किसी घटना से पहले ही उसे रोकने में सहायता कर सकती है। थाना सदर जो सोलन है, इसमें जो सामुदायिक पुलिस योजना के सभी हमारे जो सदस्यगण हैं, शहरी और ग्रामीण, कुल जो ये हमारी 17 सामुदायिक पुलिस योजना की पीट्स है, इसके सभी सदस्यों ने यहाँ पर इसमें भाग लिया। जो हमारी सामुदायिक पुलिस योजना की जो है ये माह अगस्त की ये मासिक बैठक थी और इसके साथ साथ मेरे साथ थाना प्रभारी अनिल दौलता, दोनों हमारी जो शहर की चौकी प्रभारी और दूसरे सभी जो अधिकारीगण जो थाना सदर में हैं और सचिव जो सामुदायिक पुलिस योजना के सभी 17 बीट्स के, इन सभी ने भाग लिया। और सभी जो यहाँ पर हमारे मेंबर साहिबान थे, उन्होंने अपने अपने वार्ड से संबंधित जो पुलिस के कामकाज से मुतल्लिका जो इनकी समस्याएं थी, इनके सुझाव थे, वो रखे और उस पर विचार विमर्श गहन तौर पर किया गया। उसके बाद आगामी जो है इस पर यथासंभव जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
सोलन में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यहाँ अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे आपराधिक घटनाओं को पुलिस और जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप ही अंजाम देने लगे हैं। बीती रात इन कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी पर चोरी की ऐसी ही एक घटना सामने आई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सोलन पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ लिया है। सोलन के मॉल रोड पर बीती रात करीब 11 बजे एक दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि जिला पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त कार्यालय मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और पुलिस गश्त के बावजूद भी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा दुकान मालिक को फोन द्वारा सूचित किया गया कि उनकी दुकान में दीवार तोड़ने की आवाज आ रही है। दुकान मालिक जब दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि 6 से 8 लोग उनकी दुकान का सारा सामान गाड़ी में भर रहे थे। मॉल रोड पर दुकान मालिक के शोर मचाने पर वहां लोग एकत्रित हो गए, तब कहीं जाकर चोरों को पकड़ा गया। दुकान मालिक अनूप सूद ने कहा कि वे रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद कर घर गए। उन्हें किसी ने 11 बजे के आसपास फोन पर बताया कि उनकी दुकान के स्टोर की दीवारें तोड़ने की आवाज आ रही है। इस घटना के बारे में उन्होंने पुलिस को सूचित किया और लोगों की सहायता से चोरों को पकड़ा गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। कल रात जब मैं दुकान बंद करके घर चला गया, उसके बाद रात 11 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपके स्टोर में तोड़फोड़ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई चोरी करने आया हुआ है। तो मैं उसी टाइम भागा जो है स्कूटर पे अपने यहाँ आया और देखा तो 10-15 आदमी जो हैं वो इधर घुसे हुए थे और उन्होंने मेरे पे मारपीट करने शुरू कर दी जैसे मैं अंदर आया। शासन से तो यही चाहेंगे कि भाई ऐसी गुंडागर्दी तो नहीं हो कि 15-15 आदमी जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और बिल्कुल बीच बाजार में शरेआम चोरी करें और गाड़ी में लोड कर रहे हैं वो। तो रात 11-11:30 बजे की बात है, तो ये प्रशासन से चाहेंगे कि ऐसी हरकतों को तो वही रोक सकते हैं। चोरी का सामान ले जाने वाली गाड़ी के चालक का कहना है कि उन्हें सोनू नाम के व्यक्ति ने फोन किया था कि मॉल रोड पर स्थित उनकी दुकान से तोड़ी गई दीवारों की ईंटें व रेत ले जाना है। चालक ने कहा कि उनका चोरी में कोई हाथ नहीं है। भैया मेरे को तो फोन आया मेरे को बंदे का कि ईंटें लेके आने अंदर जा से दुकान की तोड़ फोड़ हो रही है और मेरे को उन्होंने 500 रुपये किराया बोला, बोलते 500 रुपये किराया ले लियो। मैं आज जितने के यहाँ पे उन्होंने ईंटें डाली गाड़ी में, जितने के यहाँ पे अंदर से बंदे आए उन्होंने मार धाड़ करी, गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर हम यहाँ से भाग गए। पत्थर मार रहे थे बंदे, तो हम अपने बचाव के लिए हम भाग गए यहाँ से। ऐसे ड्रामा मैंने देखा, मैं इनकी दुकान का माल होना मैंने इतना पूछा नहीं, बहुत इतना पता था मेरे को तो मैं आता ही नहीं आपको। रेत ने बोला अंदर से ईंटें उठाएगी, तोड़ फोड़ का दुकान का सामान है बोला उन्होंने। इस बारे में सिटी पुलिस चौकी के प्रभारी टीएस ठाकुर ने कहा कि रात करीब 11:30 बजे दुकान मालिक अनूप सूद ने पुलिस चौकी में फोन कर चोरी होने की शिकायत की थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ लिया है। वहीं चोरी का सामान ले जाने वाली गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया है। पिछली रात को रात 11:30 बजे हमारे पास चौकी पे टेलीफोन आया कि माल रोड पे किसी दुकान से कोई गाड़ी में सामान रखने हैं। इस सूचना पर हम पुलिस पार्टी के मौका पे पहुंचे तो वहाँ एक गाड़ी PB 65C1256 टाटा मोबाइल खड़ी थी, जिसमें कुछ सामान अंदर दुकान से उठाकर रखा हुआ था। तो वहाँ से जो बाकी लोग हैं भाग गए थे, तो 2 लड़के वहाँ मजदूरी कर रहे थे, उनको हमने राउंड अप कर लिया था और गाड़ी को हमने अपने कब्जे में लेके और कंप्लेनेंट श्री अपने सूद साहब की इस पे मुकदमा रजिस्टर कर दिया है और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और बाकी की तलाश की जा रही है। हमने इसमें 457, 380, 448, 34 IPC में ये मुकदमा दर्ज किया है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। किन्नौर के रुद्रंग में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों का शिमला के IGMC अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने घायलों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा और उन्हें दी जा रही चिकित्सा सुविधा का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने घायलों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। राजधानी शिमला के IGMC अस्पताल में उपचाराधीन रुद्रंग बस दुर्घटना में हुए घायलों से रविवार को मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा।
और सरकार द्वारा घायलों को उचित मुआवजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। रामस्वरूप शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किन्नौर में हो रही लगातार त्रासदियां दुखदायी है। उन्होंने सरकार से घायलों को उचित मुआवजा देने व ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। अब किन्नौर में लगातार त्रासदियां हो रही हैं और इस सांगला की दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को काफ़ी दुख पहुंचा है। बड़ी बस दुर्घटना हुई और उसमें 23 के लोगों की जानें गई है और 16-17 उपचाराधीन है। मैं वहाँ तो समय पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन आज यहाँ जो अस्वस्थ हैं उनका इलाज चल रहा है, वो देखने यहाँ आया था और बहुत बड़ी त्रासदी, बड़ी दुर्घटना हुई और जहाँ 23 लोगों की जानें गई हैं और बाकी काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। मैं मन से भी दुखी हूँ और आज उनसे मिला तो मन को थोड़ी राहत मिली, उनका इलाज अच्छे चल रहा है और मैं प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि ऐसी त्रासदियों को रोकने की व्यवस्था भी की जाए और इनको कुछ मुआवजा भी मिले। सिटी चैनल के लिए राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना में कार्यरत मजदूरों के पिछले 7 माह से बकाया वेतन की मांग को लेकर सीटू ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही मजदूरों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो सीटू द्वारा उसके विरोध में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सावड़ा कुड्डू पन विद्युत परियोजना में कार्यरत मजदूरों को पिछले कई महीनों से वेतन की अदायगी नहीं की गई है, जिसे परियोजना में मजदूरों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं सीटू भी मजदूरों के हकों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। सीटू की जिला कमेटी ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सीटू जिला कमेटी ने श्रम आयुक्त व हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को चेताया है कि यदि मजदूरों के वेतन का शीघ्र भुगतान न किया गया तो सीटू उग्र आंदोलन करेगी। सीटू के राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सावड़ा कुड्डू पन विद्युत परियोजना का कार्य कर रही कैस्टल कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मुख्य नियोक्ता होने के बावजूद मजदूरों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी के टर्मिनेट करने का बहाना बनाकर मजदूरों के वेतन पर कैंची चलाई जा रही है। CITU जिला कमेटी की ओर से ये जो प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं DC ऑफिस के बाहर, उस बात को लेकर कर रहे हैं कि घाटकोटी के अंदर जो सावड़ा कुड्डू पन बिजली परियोजना बन रही है उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ जो है पावर कॉरपोरेशन लगातार अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, क्योंकि पिछले 7 महीने से मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। और ये जो पावर कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट को बना रही है, इसने जो कोस्टल कंपनी HRT हेडरेस टनल को बनाने के लिए जो लगाई थी उसको उसने टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन उसके टर्मिनेट करने के साथ साथ ही मजदूरों की नौकरी जो उसको भी उसने दरकिनार कर दिया है और 7 महीने का वेतन जो है उसको वो नहीं दे रही है, जो कि कानूनन असंगत है और कानूनन जो है अन्याय है। तो इसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सावड़ा कुड्डू के अंदर भी मजदूर लगातार आंदोलन में, पिछले 3 दिन से वहाँ पर भूख हड़ताल भी शुरू हुई है। और हमारा ये मानना है कि जो हिंदुस्तान का कानून भी कहता है कि अगर जो है कंपनी काम छोड़कर चली जाए या उसको टर्मिनेट कर दिया जाए तो जो मुख्य नियोक्ता है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर मजदूरों को जो है उनका वेतन दिया जाए, दूसरी सुविधाएं दी जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष SS जोगटा ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान वीरभद्र सरकार को कर्मचारी हितैषी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार से जल्द बैठक कर कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार से JCC की बैठक जल्द से जल्द कराने का आग्रह करेंगे। उन्होंने इस दौरान धूमल सरकार पर कर्मचारियों को बांटने का भी आरोप लगाया। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष SS जोगटा ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने कर्मचारियों के हितों को हमेशा ध्यान रखा है और यही वजह है कि उन्होंने कर्मचारी नेताओं को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश सरकार से निवेदन कर JCC की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कर्मचारियों को बांटने का काम किया और धूमल सरकार में पंजाब पैटर्न पर वेतन के नाम पर एरियर के उच्च अधिकारियों को 10 से 16 लाख का एक मुश्त लाभ दिया गया, जबकि कर्मचारियों को 10,000 तक का एरियर देकर ठगा गया।
उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जो सरकार कर्मचारियों के हितों की बात करे उसका साथ जरूर देंगे। प्रदेश के सरकार को एक मांग पत्र हम सौंपेंगे और उसके ऊपर विचार करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे या दरख्वास्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक तिथि का चयन करें, ताकि उस दिन हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ प्रदेश के आला अफसर और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित होंगे। उसमें मुख्य मांगे हैं हमारी, जैसे उसमें डिस्कस करने लायक जो पूर्व धूमल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को कई टुकड़ों में बांट रखा था, यानी कि 5 टुकड़ों में, और पंजाब पैटर्न पे उन्होंने कभी आज तक हमारे को एक पाई नहीं दी। अगर दिया तो वो कम दिया, और जबकि प्रदेश के आला अधिकारियों को जो है 10 से लेकर 16 लाख तक का जो एरियर है वो एक मुश्त दिया, और हमारे को 10-10 हज़ार एरियर जो टुकड़ों में बांटा गया, और हमारी सारी रकम जो है खराब हो गई। और दूसरी तरफ हमारे जो JCC में तय करने वाले मुद्दे रहेंगे वो एक 4-9-14 रहेगा, और दूसरे जो 59 ईयर्स जो इन्होंने एज की जो रिलैक्सेशन दी है प्रदेश के कर्मचारियों को, तो वो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। सोलन में फ्रेंड्स क्लब द्वारा ग्रीष्मोत्सव ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब सोलन वैली और फ्रेंड्स क्लब के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता, साइकिल रेस और बेबी शो का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को क्लब द्वारा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सोलन में फ्रेंड्स क्लब द्वारा ग्रीष्मोत्सव ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। ग्रीष्मोत्सव के दौरान लॉयंस क्लब सोलन वैली और फ्रेंड्स क्लब के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता, साइकिल रेस और बेबी शो का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे। लॉयंस क्लब सोलन वैली के प्रधान किरपाल सिंह पसरीचा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा तीनों प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में ट्रॉफी सहित नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन के साथ मिलकर लायंस क्लब सोलन वैली लायंस मेला आयोजित कर रही है, जिसमें कि हम बच्चों के कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिनमें हमारा एक ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं और साइकिल रेस करवा रहे हैं और एक रंगोली का आयोजन किया जा रहा है और एक बेबी शो कर रहे हैं। सेवा कार्य है जो कि लायंस क्लब सोलन वैली हमेशा करता रहता है। जो प्रतियोगिता में अव्वल रहेंगे उनको सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इनाम बांटे जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। डीएवी ओल्ड एसोसिएशन की पहली बैठक का आयोजन सोमवार को शिमला के मिडिल बाजार स्थित डीएवी स्कूल में किया जाएगा। डीएवी ओल्ड एसोसिएशन के सदस्य अजीत कुमार नंदा ने सभी डीएवी के पुराने छात्रों से आह्वान किया है कि वे इस बैठक में अवश्य भाग लें। उन्होंने कहा कि ये बैठक शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी और सभी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य साथ लाएं। जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हों उन सब से करबद्ध निवेदन है कि कल हमने डीवी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की मीटिंग डीवी प्राइमरी स्कूल मिडिल बाज़ार में बुलाई है कल शाम 5 बजे। तो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हों, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे डीवी लक्कड़ बाज़ार के, उनसे अनुरोध है कि कल वो शाम को 5 बजे यहाँ एकत्रित हों अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ। और एक और निवेदन ये है कि जो भी आसपास के जो बैचमेट्स हों, जो अपने बैचमेट्स को और आगे इन्फॉर्म कर सकें, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली कल हमारी जो पहली मीटिंग है डीवी लक्कड़ बाज़ार ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन में, इसमें पार्टिसिपेट करके इस मीटिंग को सफल बनाएं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन के ठोडो मैदान में 10 दिनों तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या पहाड़ी गायक नरेंद्र नीटू के नाम रही। ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में नगर परिषद सोलन के ईओ BR नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके दूसरी सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
हिमफेड क्लब के प्रधान विशाल वर्मा सहित सभी सदस्यों ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। सोलन के ठोडो मैदान में चल रहे ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या पहाड़ी गायक नरेंद्र नीटू के नाम रही। कार्यक्रम में नगर परिषद सोलन ईओ BR नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हिमफेड क्लब के प्रधान विशाल शर्मा सहित सभी सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या के दौरान पहाड़ी गायक नरेंद्र नीटू ने पहाड़ी नाटी के साथ साथ हिंदी गाने गाकर खूब समा बांधा। इसके अलावा हास्य कलाकार दिलीप सिरमौरी ने भी कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक चुटकुले व पहाड़ी गीत गाकर देर रात तक दर्शकों को सुरीली आवाज के जादू से बांधे रखा। सिटी चैनल के लिए सोलन से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।